हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। प्लीज उनको जाकर देखिए। जितना भी कंटेंट मैं वीडियोज में प्रोवाइड करती हूँ वो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होता है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एम ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बेंथम के क्या व्यू है इंटरनेशनल लॉ को लेकर। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रोटियस के क्या व्यूज हैं लॉ, इंटरनेशनल लॉ को लेकर। और फिर इंटरनेशनल लॉ की जो है डेफिनेशंस देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। टुडेज एरा इज द एरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म। आज का जो युग है वो इंटरनेशनलिज्म का युग है। इंटरनेशनलिज्म मतलब अंतरराष्ट्रीयवाद। एक एक जो नेशन है, नेशन मतलब कंट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लॉ में कंट्रीज को नेशन के नाम से पढ़ेंगे। तो एक नेशन जो है दूसरे नेशन पे अपनी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, वो चाहे कितना भी संपन्न देश हो, वो हर चीज खुद से ही उपलब्ध नहीं करवा सकता अपने लोगों को। कुछ ना कुछ तभी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट देखते हैं, आयात या निर्यात। ठीक है, तो इसी वजह से ही वो कोई ना कोई चीज के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर, एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंड होता ही है। नो नेशन इज फ्री और इंडिपेंडेंट, बट every nation is dependent on any other nation to fulfill the needs of their people. That's why action of import and export took place for material things. ठीक है, we can say every country is dependent on other country for their survival. इन चीजों का क्या मतलब है? हम ये कह सकते हैं कि हर कंट्री, हर नेशन दूसरे नेशन पे डिपेंड है फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, सो दे एंटर इनटू इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो वो क्या करते हैं? डिपेंडेंसी होने के कारण वो एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर एंटर करते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बन जाती है तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई डिस्प्यूट्स, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। ठीक है, तो इन इन मतलब जितने भी जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है इसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लॉज बनते हैं। ठीक है, वो जो लॉज होते हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर कंट्री को मानने पड़ते हैं। ठीक है, तभी वो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस को सहजता पूर्वक चला सकती है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इंटरस्टेट एंगेजमेंट। जो स्टेट्स भी यहाँ पे हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इंटरस्टेट एंगेजमेंट जो है उनका ही रिजल्ट है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ आर अ सेट ऑफ रूल्स, एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज दैट आर बाइंडिंग बिटवीन कंट्रीज। देखो, ये कुछ रूल्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ ट्रीटीज हैं। ठीक है, ये चीजें क्या है? ये कंट्रीज पे एक दूसरे के ऊपर बाइंड होती हैं। सारी कंट्रीज इन चीजों के साथ बाइंड होती हैं। कंट्रीज कम together to make binding rules that they believe will benefit the citizens. वो कंट्रीज जो है वो उनको क्यों, उन रूल्स को, इंटरनेशनल लॉज के रूल्स को क्यों मानती हैं? क्योंकि वो ये बिलीव करती हैं कि ये उनके सिटीजन्स के लिए अच्छा है। इट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लॉ एग्जिस्टिंग आउटसाइड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ये जो है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के, किसी पर्टिकुलर कंट्री के, किसी पर्टिकुलर नेशन के जो टेरिटरी है उसके बाहर के लॉज के साथ को गवर्न करता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इंटरनेशनल लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि दो कंट्रीज जो है आपस में, कंट्री के अंदर, कंट्री के टेरिटरी के अंदर जो भी लॉज बनते हैं वो तो उसके नेशनल लॉज ही चलते हैं। ठीक है, जो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। लेकिन दो कंट्रीज के बीच में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो वो शेयर करते हैं, जैसे कि वो सी वाटर शेयर करते हैं। ठीक है, वो जैसे कि एक नदी है, वो किसी एक कंट्री से बहकर किसी दूसरी कंट्री में आ रही है, तो उन दोनों के बीच में कुछ एक रूल्स पे कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा उसके वाटर को लेकर। ठीक है, इसी तरीके से एयर रूट्स होते हैं, जब फ्लाइट्स चलती हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्लाइट जो इंडिया में लैंड नहीं करेगी वो इंडिया के ऊपर से कभी जाएगी नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक फ्लाइट जो भी किसी पर्टिकुलर देश से, किसी कंट्री से उड़ती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर रूट सेट होता है, वो वहां से ही उड़ती है। ठीक है, तो ये भी इंटरनेशनल लॉज के तहत ही ये सारी चीजें गवर्न की जाती हैं। ठीक है, आप देखते हो किसी दूसरे देश में वीजा, इमिग्रेशन, ये सब प्रोसेस होते हैं, ये सब किस
किसके तहत होते हैं? इंटरनेशनल लॉ के तहत ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब इस कारण से इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़ी। तो अब हम देख लेते हैं एम ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट द रिलेशंस अमंग द वेरियस नेशन। अलग अलग नेशन के जो रिलेशंस हैं उनको रेगुलेट करता है। इट मेनली एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अमंग डिफरेंट स्टेट्स। देखो, वो कह रहा है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटीज को मेंटेन करता है। सीधी सी बात है, अगर सी वाटर की कोई मतलब कोई रूल्स नहीं होंगे सी वाटर के, ठीक है, अब समुद्र इतना बड़ा होता है फिर भी वहां पे कुछ एक लाइंस बनी होती है कि यहाँ से यहाँ तक का वाटर इंडिया का है, यहाँ से यहाँ तक का वाटर श्रीलंका का है। ठीक है, इस तरीके से और बाकी सीज में भी है। तो अगर ये लाइंस, ये पर्टिकुलर लॉ नहीं बने होंगे, इनके जो जहाज हैं उनमें जाके खड़े होंगे, उनके जहाज यहाँ आके खड़े होंगे, इससे कितना ज्यादा कंफ्लिक्ट पैदा होगा, है ना। तो इन चीजों को, ये क्या है, इंटरनेशनल पीस को बनाए रखता है, शांति बनी रहती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द मेंबर्स स्टेट। जो मेंबर्स हैं, मतलब बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप, क्योंकि एक रूल बना हुआ है। जब आप अपने डेली टू डेली लाइफ में भी देखते होगे, ये रूल सेट होता है। कोई बैचलर्स है, वो रह रहे हैं, तो ये होता है तीन बैचलर अगर एक फ्लैट को शेयर करें तो ये हो जाता है भाई, किचन का काम मैंने देखना है, तूने क्लीनिंग देखनी है, बाकी चीजें राशन लाना तेरा काम है। इस तरीके से अगर वो रूल्स बना लेते हैं अपने फ्लैट में, 1 मंथ का वो फॉलो करते हैं, 1 मंथ मैं बर्तन करूंगा, 1 मंथ तू बर्तन करेगा, इस टाइप से अगर कोई चीजें वो रूल्स बना लेते हैं तो उनके बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ जो है उससे जो रूल्स निकल के आते हैं तो वो फ्रेंडली रिलेशनशिप बना देते हैं बाकी दोनों बाकी कंट्रीज के बीच में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉर बेसिक ह्यूमैनिटेरियन राइट। ये बेसिक ह्यूमैनिटेरियन राइट्स भी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के जरिए इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इट हेल्प्स इन टू रिफ्रेन द स्टेट फ्रॉम यूजिंग थ्रेट और फोर्स ओवर द टेरिटरी ऑफ एनी अदर स्टेट टू प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू पीपल। ठीक है, इट हेल्प्स इन टू यूज पीसफुल मेथड टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट। पीसफुल मेथड, एक शांति प्रिय समझौते के द्वारा ये क्या करता है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बेंथम का क्या कहना है इंटरनेशनल लॉ को लेकर। ठीक है, मैंने आपको बताया था जूरिस्प्रूडेंस के, जब मैंने स्कूल आपको पढ़ाए थे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि बेंथम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड इंटरनेशनल लॉ का यूज किया था। ठीक, इससे पहले इंटरनेशनल लॉ की जगह क्या आता था, वर्ड लॉ ऑफ नेशंस आता था। अर्लियर इंस्टेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ द टर्म यूज्ड वाज लॉ ऑफ नेशंस। बेंथम वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म इंटरनेशनल लॉ इन 1789 in his book Principles of Moral and Legislation। Principle of Moral and Legislation ये बेंथम की बुक थी, उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ड इंटरनेशनल लॉ यूज किया था इन प्लेस ऑफ लॉ ऑफ नेशन। लॉ ऑफ नेशन की जगह इंटरनेशनल लॉ यूज कर लिया। अकॉर्डिंग टू बेंथम, इंटरनेशनल लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स गवर्निंग रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। ये जो है कलेक्शन ऑफ रूल्स है जो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को गवर्न करती है। ठीक है, it is a mark of how far international law has evolved that this original definition omits individuals and international organization, two of the most dynamic and vital element of modern international law। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ग्रोटियस व्यू। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगर पूछा जाता है तो वो होता है ह्यूगो ग्रोटियस। ठीक है, जो हमने इससे पहले देखा था कि इंटरनेशनल लॉ जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था, बेंथम ने, बट फादर कौन है, ग्रूटियस है इंटरनेशनल लॉ के। ठीक है, ही वॉज ए डच jurist, statesman and philosopher। His contribution to the development of international law is immense। इनका कंट्रीब्यूशन जो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज्यादा है। Grotius played a pivotal role in the emergence of modern international law। ठीक है, his book De Jure Bellis et Pacific on the law of war and peace
पब्लिश्ड इन 1625। इनकी बुक है ये बुक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है पब्लिश हुई थी 1625 में। दिस बुक इज कंसीडर एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। ये क्या है? फाउंडेशन है मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की। ग्रोटियस आर्ग्यूड दैट इंटरनेशनल लॉ शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ एंड रीजन इंस्टेंट ऑफ रिलीजन और कस्टम्स। जो वो ग्रोटियस का व्यू क्या था कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको बेस्ड होना चाहिए नेचुरल लॉ पे और रीजंस पे, ना कि रिलीजन और कस्टम्स पे। ठीक है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट वॉर एंड आर्ग्यूड, जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और इन्होंने क्या किया, कहा कि वॉर शुड ओनली बी फॉट फॉर अ जस्ट कॉज। जो वॉर है किसी ना किसी कारण के लिए होना चाहिए। एंड द सिविलियंस एंड द प्रिजनर्स ऑफ वॉर शुड बी ट्रीटेड ह्यूमैनली। अब जो सिविलियंस हैं जो लड़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे, या फिर प्रिजनर्स हैं उस टाइम पे, ठीक है, उन सबको मतलब एक मानवता के दायरे में रहकर ही उनको ट्रीट करना चाहिए। ही emphasized the importance of treaties and contract law in international relationship। इन्होंने जोर दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटीज में। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटीज का मतलब होता है कि दो कंट्री किसी एक चीज पे एग्री कर रही हैं, ठीक है, कोई उनके बीच में एक मतलब एक समझौती की चीज बनी है। एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसके बाद आता है ग्रोटियस बिलीव दैट इंटरनेशनल लॉ शुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल द नेशंस। ये कहते हैं कि नेशंस को जो है ना ऑप्शन नहीं दिया जाना चाहिए कि आपको मानना है तो आप साइन कर दो समझौते पत्र पे और नहीं मानना है तो मत करो। ये ऑप्शंस नहीं होना चाहिए नेशंस के पास पे, बल्कि इंटरनेशनल लॉ जो है सबके सब नेशंस पे बाइंडिंग होना चाहिए, इंक्लूडिंग दोज दैट डिड नॉट साइन ट्रीटीज। ट्रीटीज मतलब एक कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसा समझौता होता है जिसको मतलब जिस उस एक चीज पे कंट्रीज जो है एग्री करती हैं कि हाँ हमारे सिटीजन्स के लिए अच्छा है, हम इस पे एग्री करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ लोग वो कंट्रीज के पास दिया जाता है और कंट्रीज के पास ऑप्शन होता है उसको उस पे साइन करने का या ना साइन करने का। तो ग्रोटियस कहते हैं कि जिन्होंने उनको साइन नहीं किया उन पे भी वो बाइंड होना चाहिए। ही ऑल्सो एडवोकेट फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस। और अभी क्या है, हमारे पास कोई इंटरनेशनल कोर्ट एसच नहीं है, बस हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, लेकिन एक वैसे स्पेसिफिक कोर्ट्स नहीं है इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट्स होने चाहिए ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आराम से देखा जा सके। ठीक है। अब हम डेफिनेशंस देख रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है, ओपेनहेम ने क्या कहा था इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ओपेनहेम ने कहा इंटरनेशनल लॉ एज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बॉडी ऑफ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं, ठीक है, कुछ कस्टम और कुछ ट्रिटीज के रूल्स हैं जो लीगली बाइंड होते हैं सिविलाइज्ड स्टेट्स पर। यहाँ पे सिविलाइज्ड स्टेट्स का मतलब आगे चल के अभी मैं बताती हूँ आपको। इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, आपस में जो उनके रिलेशनशिप है उस पे सिविलाइज्ड स्टेट्स पे वो बाइंड होते हैं, ठीक है, ये रूल्स। अब इन्होंने ओपेनहेम ने ये अपनी डेफिनेशन तो दे दी मगर इसके काफी सारे क्रिटिसिजम्स थे, इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। जैसे कि जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया स्टेट, ठीक है, ये कहा गया कि इन्होंने जो स्टेट वर्ड यूज किया है ना, तो इन्होंने स्कोप को बहुत ज्यादा नैरो कर दिया। इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है उसको बहुत नैरो कर दिया, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो सिर्फ ये स्टेट की स्टडी नहीं करता है, स्टेट के बारे में रूल्स नहीं बताता है, बल्कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी स्टडी करवाता है, जैसे कि यूएनओ है, आईएलओ है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म आया कि इन्होंने जो है इंडिविजुअल्स की पोजीशन को इंटरनेशनल लॉ पे बिल्कुल खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स का कोई रोल ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा पायरेसी होती है, समुद्र में लुटेरे जो आते हैं चोरी करते हैं, वो इंडिविजुअल चोरी कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जो है इंडिविजुअल पे ही मुकदमे वहां पे चलते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने वर्ड यूज किया सिविलाइज्ड स्टेट, ठीक है, इनकी डेफिनेशन में आप देखेंगे हाईलाइट किया हुआ सिविलाइज्ड स्टेट।
इस टाइम पे इन्होंने जब ये वर्ड यूज किया था, उसका मतलब था क्रिश्चियनिटी से। जो सिविलाइज स्टेट था वो क्रिश्चियनिटी से इनका मतलब था। मगर जो इंटरनेशनल लॉ था बाकी सारे नेशन पे भी लगता है, चाहे वो किसी और धर्म को भी मानते हो। ठीक है, तो ये इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने वर्ड यूज किया कस्टमनरी और कन्वेंशनल रूल्स। अब इन्होंने इन दोनों रूल्स को तो बोल दिया कि ये जो दोनों रूल है ये आते हैं किसमें, इंटरनेशनल लॉ में। बट इन्होंने जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय स्टेट्स, इन्होंने कुछ एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट। सिविलाइज्ड स्टेट का मतलब यहाँ पे ये क्रिश्चियनिटी वाला स्टेट नहीं है, बल्कि सिविलाइज्ड स्टेट का मतलब एक जो संपन्न देश है। उन्होंने जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दिए हैं उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया, इन्होंने सिर्फ कन्वेंशनल और कस्टमरी लॉ को ही बीच में लाया। ठीक है, तो ये जो है ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म था। ही यूज्ड वर्ड बॉडी ऑफ रूल्स, इन्होंने बॉडी ऑफ रूल्स यूज किया। अब बॉडी ऑफ रूल्स को यूज करते ही इन्होंने क्या कर दिया, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको स्टैटिक कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल लॉ का जो नेचर है वो तो डायनेमिक है। ठीक है, इस इन चीजों की वजह से, इतने सारे क्रिटिसिज्म्स की वजह से 1992 में इनकी डेफिनेशन को रिवाइज किया गया। इनकी डेफिनेशन को जब रिवाइज किया गया तो ये नीचे सबसे लास्ट पॉइंट में इनकी रिवाइज डेफिनेशन लिखी हुई है। वो क्या है, international law is the body of rules which are legally binding on states in their intercourse with each other. These rules are primarily those which govern the relation of states, but state is not only the subject of international law. ठीक है, international organization and to some extent and individuals may be subject to right conferred and duties imposed by international law. अब इन्होंने इसमें सबको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जब नई डेफिनेशन आई तो ये ओपनहेम की जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्रिटिसिज्म भी 4 मार्क्स में आपको पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अब टॉपिक है डेफिनेशंस का, तो सिर्फ डेफिनेशन सिर्फ ओपनहेम की नहीं थी, कुछ और जूरिस्ट ने भी दी थी। इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में आप अगर पूरे का पूरा लेंथी क्वेश्चन आता है तो आपको 3-4 डेफिनेशंस तो लिखनी होती है, तो आप ये सारी डेफिनेशंस याद कर सकते हो। डेफिनेशंस को एज इट इज याद करना रहेगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेरली, अब इन्होंने क्या कहा, डिफाइंड इट एज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर म्यूचुअल डीलिंग, मे बी व्हेन दे आर इन हॉस्टिलिटी और इन पीस। ठीक, according to Hackworth, international law consists of a body of rules governing the relations between the states. It is a system of jurisprudence which for the most part has evolved out of the experience and the necessities of situations that have arisen from time to time. सब बॉडी ऑफ रूल्स ही बोल रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कॉलरिज, लॉर्ड कॉलरिज की जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये इस क्वीन वर्सेस केन के केस में ये अराइज हुई थी। इट इज दैट कलेक्शन ऑफ यूसेज विच सिविलाइज्ड स्टेट हैव एग्रीड टू इन देयर डीलिंग विद वन अनदर। ये कलेक्शन ऑफ यूसेज है जो सिविलाइज स्टेट जो है एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ डील करने में। अकॉर्डिंग टू फेनविक, डिफाइंड इट as the body of general principles and specific rules which are binding upon the members of the international community in their mutual relationship. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारी डेफिनेशंस में से कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं एंड उन कीवर्ड्स को लर्न कर लेना है पर्टिकुलर जूरिस्ट के साथ। ठीक, और एग्जाम में उन कीवर्ड्स को याद रख के डेफिनेशंस को लिख देना है। ठीक है, ऊपर दी हुई डेफिनेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ है कैन बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ द रूल्स एक्सेप्टेड बाय नेशंस स्टेट्स एज टू डिटरमाइन देयर कोड ऑफ कंडक्ट टुवर्ड ईच अदर एंड टू देयर सब्जेक्ट्स आल्सो। ठीक है, और अगर इसको और ज्यादा ब्रॉडेस्ट सेंस में देखना है तो ये कहा जा सकता है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है वो गवर्न करता है पीपल ऑफ द वर्ल्ड को इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स एंड कलर्स, क्रीड एंड रिलीजन्स। मतलब उसको नहीं, इंटरनेशनल लॉ को नहीं मतलब है कि उनके यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे कलर कैसा है, क्रीड क्या है, रिलीजन क्या है। इन सबसे ऊपर रहकर इंटरनेशनल लॉ सबको एक बराबर गवर्न करता है। ठीक है, international law deals with states and as entities irrespective of their size or power.
जो इंटरनेशनल लॉ है ये यूएस के लिए भी सेम है, जर्मनी के लिए भी सेम है, हमारे इंडिया के लिए भी सेम है, हर सब स्टेट्स के लिए सेम है. इट प्रोवाइड्स विद रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द नेशन state and expects that the state abide by the same. As the scope and nature of international is dynamic, जो स्कोप और नेचर है इंटरनेशनल लॉ का डायनेमिक है, नाउ दीज रूल्स आर नॉट only applicable to state but to international institutions, non-state entities and individuals also. वहां पे हमने बात की थी ना कि ओपनहेम ने इसका जो है स्टेट को वर्ड यूज करके इसका जो स्कोप है उसको बहुत ज्यादा नैरो कर दिया, स्टैटिक कर दिया, बल्कि ये तो डायनेमिक है. तो इसीलिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन स्टेट एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये इंटरनेशनल लॉ सब पर लगता है. ठीक है, इसके साथ हमारा ये आज टॉपिक खत्म होता है. अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए. अगर कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.